हेलो स्टूडेंट्स। राष्ट्र एवं राज्य निर्माण की चुनौतियां हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने राष्ट्र निर्माण किसे कहते हैं, राज्य निर्माण से क्या तात्पर्य है, राष्ट्र निर्माण एवं राज्य निर्माण की चुनौतियां क्या हैं, इस विषय पर मैंने प्रकाश डाला था। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। पिछले वीडियो में राष्ट्र निर्माण एवं राज्य निर्माण की एक चुनौती की व्याख्या हमने की है, जातिवाद। अब हम राष्ट्र निर्माण एवं राज्य निर्माण की दूसरी चुनौती से शुरुआत करेंगे, यहाँ क्षेत्रवाद से। और क्षेत्रवाद के बाद संप्रदायवाद पर आएंगे, संप्रदायवाद के बाद नक्सलवाद पर आएंगे। खासतौर से इस वीडियो में संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और नक्सलवाद की जो समस्याएं हैं उन पर मैं विस्तार से आप के सामने बात रखूँगा, विस्तार से विश्लेषण इसका करूँगा। तो संप्रदायवाद किसे कहते हैं, संप्रदायवाद किसे कहते हैं? तो देखिए, भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता पर बल दिया गया है। भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता पर बल दिया गया है, परंतु हमारा समाज अभी भी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष नहीं बन पाया है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष नहीं बन पाया है। भारत का संविधान स्पष्ट कहता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने की बात की गई है, लेकिन संविधान में पंथ निरपेक्षता पर बल दिया गया। पंथ निरपेक्षता का प्रावधान होते हुए भी हमारा समाज अभी तक पंथ निरपेक्ष नहीं बन पाया है। ये पहली बात है। संप्रदायवाद का आधार धर्म होता है। संप्रदायवाद का आधार धर्म होता है। धार्मिक समूहों से ही संप्रदाय बनता है। तो संप्रदायवाद का आधार धर्म होता है तथा इस आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि संप्रदायों के बीच सांप्रदायिक उन्माद, वैमनस्य एवं दंगे तक होते रहते हैं, जिससे राष्ट्र एवं राज्य निर्माण प्रभावित होता है। संप्रदायवाद का आधार धर्म होता है, क्योंकि हम अनेक धर्मों में बटे हुए हैं और हमारा जो धार्मिक विश्वास है, जो धार्मिक कट्टरता है, वो हमें सांप्रदायिक रूप से एकजुट होने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब धार्मिक रूप से, सांप्रदायिक रूप से हम एकजुट होते हैं तो दूसरे धर्मों के खिलाफ सांप्रदायिक उन्माद की जो स्थिति है, सांप्रदायिक वैमनस्य की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है, जिससे कभी कभार सांप्रदायिक दंगे भी उत्पन्न हो जाते हैं। और ये खास तौर से हमें तब अधिक देखने को मिलता है जब लोकतंत्र में चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब चुनाव होते हैं तो वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए, वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए, और एक संप्रदाय का व्यक्ति, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति या धर्म के उम्मीदवार या प्रत्याशी को मत नहीं दे, वो हमारे पक्ष में मतदान करे, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने के लिए सांप्रदायिकवाद का सहारा लिया जाता है। कुछ दलों के द्वारा भी, दलीय नेताओं के द्वारा भी किया जाता है। भारत में कई दलों का निर्माण भी सांप्रदायिक आधार पर हुआ है, जैसे अकाली दल, मुस्लिम लीग, शिवसेना, AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात कर रहे हैं हम। तो अकाली दल, मुस्लिम लीग, शिवसेना, AIMIM, ऐसे दल जिनका गठन ही सांप्रदायिक आधार पर हुआ है, और ये चुनाव में जब जाते हैं तो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करते हैं, जिससे कि वोटों का पोलराइजेशन किया जा सके, अपने पक्ष में वोटों को प्रभावित किया जा सके। राजनीतिक दलों के द्वारा कई बार वोट प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक दंगे भी करवाए जाते हैं। सांप्रदायिक दंगे भी करवाए जाते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे, भागलपुर के दंगे, गुजरात के दंगे, सिख विरोधी दंगे आदि इसका प्रमुख उदाहरण है। और इससे हमारी लोकतंत्र को हास होता है, लोकतांत्रिक भावना कमज़ोर होती है, राष्ट्र निर्माण व राज्य निर्माण की चुनौती उत्पन्न होती है, हमारा राष्ट्र निर्मित होने की बजाय पिछड़ जाता है। तो ये सांप्रदायवाद की एक महत्वपूर्ण चुनौती है, समस्या है। अब हम लेंगे तीसरी समस्या। दूसरी सांप्रदायवाद की थी, पहली जातिवाद की हमने ली थी क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद की समस्या। भारत विविध भाषा, विविध क्षेत्र, विविध संप्रदायों का देश है। भारत में क्षेत्रीय असमानताएं भी बहुत अधिक हैं। क्षेत्रीय असमानताएं भी बहुत अधिक है। तो क्षेत्रवाद की हम बात करें तो राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष को अधिक महत्व देना क्षेत्रवाद कहलाता है। राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र को अधिक महत्व देना
क्षेत्रवाद कहलाता है। भारत में क्षेत्रवादी आंदोलन की शुरुआत 1960 में दक्षिण भारत के राज्यों के द्वारा हिंदी विरोधी आंदोलन से हुई है। भारत में ये माना जाता है कि क्षेत्रवाद की जो शुरुआत हुई 1960 के दशक में हुई और दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी विरोधी आंदोलन के रूप में क्षेत्रवाद की शुरुआत हुई। भारत में क्षेत्रवाद क्यों उत्पन्न हुआ या क्यों उत्पन्न होता है, इसके कारण क्या है, ये भी हमको देखने को मिलेंगे। तो असमान आर्थिक विकास, किसी क्षेत्र का विकास अच्छा हो जाता है, आर्थिक विकास किसी का अच्छा नहीं हो पाता, असमानता उत्पन्न होती है। तो असमान क्षेत्रीय विकास से क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। सांस्कृतिक पहचान खोने का डर, हमारी क्षेत्रीय जो संस्कृति होती है उसकी पहचान को खोने का डर होता है। राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना, कुछ लोग, कुछ नेता या कुछ दल किसी क्षेत्र विशेष पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, तो राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की जो भावना है वो भी क्षेत्रवाद को जन्म देती है। और राजनेताओं का व्यक्तिगत हित एवं स्वार्थ, किसी क्षेत्र विशेष के राजनेताओं का उस क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ जो हित होता है, जो स्वार्थ होता है, वो भी क्षेत्रवाद की भावना को जन्म देता है। तो राष्ट्र की तुलना में क्षेत्र को अधिक महत्व देना, क्षेत्रीय विकास को अधिक महत्व देना, क्षेत्रीय समस्याओं को अधिक महत्व देना ही क्षेत्रवाद कहलाता है। और क्षेत्रवादी आंदोलन की शुरुआत 1960 के दशक से हुई है, दक्षिणी राज्यों से हुई है। दक्षिणी राज्यों ने क्षेत्रवाद की भावनाओं को अपनाया, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध किया और क्षेत्रीय भाषाओं पर बल दिया। ये बात इसमें है। आगे जो इम्पोर्टेंट बात हम लेते हैं वह है भारत में क्षेत्रवाद के आधार पर, इतना ही नहीं कि क्षेत्रीय विकास की बात हो, भारत में क्षेत्रवाद के आधार पर अनेक राज्यों की मांग की जा रही है या मांग की गई है। और कुछ राज्य तो बने भी हैं, लेकिन मुख्यतः क्षेत्रवाद के आधार पर अभी राज्य नहीं बने हैं। ज़्यादातर राज्य प्रशासनिक के और भाषाई आधार पर ही बने गए हैं। लेकिन भारत में काफ़ी लंबे समय से क्षेत्रवाद के आधार पर राज्यों की मांग की जा रही है। कौन कौन से राज्यों की मांग की जा रही है वो भी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा। खालिस्तान की मांग, पंजाब में खालिस्तान की मांग हुई। द्रविड़िस्तान की मांग, साउथ में जो है द्रविड़िस्तान की मांग हुई। हरित प्रदेश या पूर्वांचल की मांग उत्तर प्रदेश में हुई। द्रविड़िस्तान की मांग जो है वो कर्नाटक में हुई। बुंदेलखंड की मांग, छोटा नागपुर की मांग, सौराष्ट्र को राज्य बनाने की मांग, राजस्थान में मारवाड़ को राज्य बनाने की मांग, विदर्भ को राज्य बनाने की मांग, कुर्ग को राज्य बनाने की मांग, मिथिलांचल को राज्य बनाने की मांग, गोरखालैंड को राज्य बनाने की मांग, बोडोलैंड को राज्य बनाने की मांग। तो पंजाब में खालिस्तान की मांग की गई, तमिलनाडु में द्रविड़िस्तान की मांग की गई, उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पूर्वांचल के बनाने की मांग की गई, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड बनाने की मांग की गई, छोटा नागपुर में झारखंड राज्य बनाने की मांग की गई, सौराष्ट्र में गुजरात राज्य बनाने की मांग की गई, राजस्थान में मारवाड़, महाराष्ट्र में विदर्भ, कर्नाटक में कुर्ग राज्य की मांग की गई, बिहार में मिथिलांचल की मांग की गई, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग की गई और असम में बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग क्षेत्रीय आधार पर की गई, क्षेत्रवाद के आधार पर की गई। तो ये की गई। अब हम अगली जो समस्या लेते हैं वो है नक्सलवाद। अगली जो चुनौती है राष्ट्र निर्माण की वो है नक्सलवाद। नक्सलवाद किसे कहते हैं? नक्सलवाद का उदय 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी क्षेत्र से हुआ था। पश्चिम बंगाल में 1967 में दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी क्षेत्र से नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और नक्सलवादी आंदोलन के जनक चारू मजूमदार, कानू सन्याल एवं जुगल संथाल माने जाते हैं। चारू मजूमदार, कानू सन्याल एवं जुगल संथाल माने जाते हैं। इस नक्सलवादी आंदोलन का जो उद्देश्य था वो जमींदारों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करके भूमिहीन किसानों को भूमि दिलाना था। इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करके भूमिहीन किसानों को
भूमि दिलाना था। नक्सलवादी माओ के सशस्त्र विद्रोह से प्रभावित है। नक्सलवादी जो आंदोलन रहा वो माओ से तुंग माओ चीन की जो क्रांति हुई थी 1949 में, साम्यवादी क्रांति, उसके नेता थे माओ से तुंग या माओ का एक कोटेशन बहुत प्रसिद्ध है, सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है। सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है, अर्थात सत्ता को प्रभावित करना है अपने पक्ष में तो बंदूक उठानी होगी। वर्तमान में भारत में लगभग 12 राज्यों में नक्सलवादी आंदोलन सक्रिय हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्य प्रमुख हैं। नक्सलवादी क्षेत्र को लाल गलियारा के नाम से भी जाना जाता है और नक्सलवादियों ने अपने आंदोलन को चलाने के लिए कई संगठन भी बना रखे हैं, जैसे माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर MCC कहते हैं इसको, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर MCC, पीपुल्स वार ग्रुप PWG, मार्क्सवादी लेनिनवादी ग्रुप MLG, तो ये बना रखे। तो कुल मिलाकर बात ये कि जो नक्सलवाद है, बेसिकली ये नक्सलवादी हमारे देश के नागरिक हैं, मुख्य धारा से भटके हुए नागरिक हैं। इन्होंने सशस्त्र विद्रोह खड़ा किया। विद्रोह खड़ा करने का रीज़न इनकी गरीबी, इनका पिछड़ापन माना जाता है, क्योंकि जमींदारों का ज़मीनों पर कब्जा है। भूमिहीन किसान और मजदूर जिस भूमि पर काम करते हैं वो उनकी नहीं है, उनके पास कोई भूमि नहीं है, आय का साधन नहीं है, बरसों से उनका शोषण होता रहा है। उनकी मुख्य मांग है कि हमारी ज़मीन हमें दी जाए, ज़मीन पर खेती करने का हमारा अपना अधिकार हो, और जिस ज़मीन पर हम बरसों से काम कर रहे हो हमारी ज़मीन हो, हमारा विकास किया जाए, हमें समाज में, राजनीति में सहभागिता की प्राप्ति हो। इन सब बातों को लेकर नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ। तो ये है। तो इस वीडियो में हमने खास तौर से क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और नक्सलवाद पर चर्चा की। तो जो राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण की जो समस्याएं, जो टॉपिक हैं, उसकी अगर हम विस्तृत व्याख्या करते हैं तो ये देखते हैं कि भारत में 4 ऐसी समस्या हैं, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और नक्सलवाद, जिनसे हमारे राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण की प्रवृत्ति सर्वाधिक प्रभावित हो रही है। अगर हमें राष्ट्र का निर्माण करना है तो जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, जातिगत बंधनों को तोड़ना पड़ेगा, लोकतंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, संप्रदायवाद और धर्मवाद से हटकर पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को अपनाना पड़ेगा, क्षेत्रीय संकीर्णताओं के दायरे से निकलकर राष्ट्र निर्माण की धारणा को अपनाना पड़ेगा, नक्सलवादियों को अपने हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में आना पड़ेगा। तब जाकर हम एक अच्छे राष्ट्र का, एक कानून व्यवस्था से शासित राज्य का निर्माण कर सकते हैं, संविधान की रक्षा कर सकते हैं एवं लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। यह है।